नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रम मोहन और मैं हूं आपका जानकार दंतकार। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज हम बात करेंगे कि मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में डेंटल ट्रीटमेंट कैसे होता है। तो शुरू करें। तो आज का एपिसोड बहुत स्पेशल है क्योंकि ये किसी का रिकमेंडेशन आया था मेरे पास। मैं बात करना चाहता हूँ, अगर आप पेशेंट हैं तो ये एपिसोड आपके लिए है। अगर आप मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट हैं तो मेडिकली कॉम्प्रोमाइज पेशेंट का मतलब होता है कि आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से आपका ट्रीटमेंट आउटकम, स्पेशली डेंटल ट्रीटमेंट आउटकम में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मैं इसके स्पेसिफिक्स में ज़्यादा ड्रग्स के नेम्स में नहीं जाऊंगा, प्रोटोकॉल्स पे नहीं जाऊंगा, जो डेंटल प्रोटोकॉल्स हैं उस पर नहीं जाऊंगा। बट अगर आप ये पेशेंट है तो आपकी जागृति बढ़ाने के लिए मैं बात करने वाला हूँ बहुत सुपरफिशियली कि कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड डिसऑर्डर्स, और उसमें जो है आपको क्या करना ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स के बारे में। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स का मतलब है यानी कि आपको ब्लीडिंग टेंडेंसीज हैं फॉर वट एवर रीजन्स। या तो आपको कोई प्लेटलेट एडिशन डिसऑर्डर हो सकता है, या आपको हीमोफीलिया हो सकता है, आपको लिवर डिजीज हो सकती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह से आप एंटी कोएगुलेंट एंटी प्लेटलेट थेरेपी भी हो सकते हो जिसकी वजह से आपका खून पतला हो रहा है, और इसके बेसिस पे हमें बात करनी पड़ती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आप ये पेशेंट हैं और आपको कोई डेंटल ट्रीटमेंट कराना है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। पहले आपको जो है अपने आप को जो है हमारे तरफ जो है प्रस्तुत करना है, और हम जो है आपके कंसल्टेंट से बात करेंगे, आपके फिजिशियन से बात करेंगे, इम्यूनोलॉजिस्ट से बात करेंगे, और आपके जो है जो डॉक्टर है उनसे हम एक रेफरल लेंगे, जिससे हम उसके पहले हम सारे टेस्ट कराएंगे, जिस टेस्ट के हिसाब से हमें पता चलेगा कि आपके पैरामीटर्स कैसे हैं, ब्लीडिंग टाइम कैसा है, क्लॉटिंग टाइम कैसा है, एपीटीटी कैसा है, प्लेटलेट काउंट कितना है, हीमोग्लोबिन कितना है, क्या आप उस प्रोसीजर के लिए फिट हैं कि नहीं है। अगर आपके पैरामीटर्स ठीक आते हैं तो हमें जो है ये पता करना पड़ता है कि आपकी मेडिकेशंस कौन कौन सी हैं। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स जो है वारफरिन थेरेपी पे होते हैं, तो उन केसेस में जो है हमें डेफिनेटली जो है कुछ ड्रग इंटरेक्शंस अवॉइड करने के लिए कुछ ड्रग्स अवॉइड करने पड़ते हैं। कुछ केसेस में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि ब्लड थिनर्स पे लोग पेशेंट्स होते हैं, तो ऑब्वियसली उस चक्कर में हमें ब्लड थिनर हो सकता है स्टॉप करनी पड़े, स्पेशली ओरल सर्जिकल प्रोसीजर्स या पेरिडोंटल प्रोसीजर्स के पहले। कुछ प्रोसीजर्स में जो है हमें आपका इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो यानी कि आपके खून के जमने की क्षमता कंपेयर टू द पॉपुलेशन, उसको जो है कंपेयर करके हमें निकालना पड़ता है, और इसलिए जो है इस बेसिस पे हम आपका ट्रीटमेंट प्लान इजाद करते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें हम बोलते हैं एस्थमेटिक पेशेंट्स। जो एस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं उनके साथ बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार हमारी जो प्रोसीजर्स होते हैं उसमें एरोसोल्स बहुत होते हैं जिसमें एलर्जीज होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो ये रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है कि एस्थमेटिक पेशेंट का एस्थमा किस टाइप का है, ब्रोंकियल एस्थमा है, एलर्जिक एस्थमा है, कोई और चीज़ें हैं। अगर आप स्टेरॉइड्स पे हैं, आप इनहेलर्स पे हैं, आप सिलेक्टिव बीटा 2 एगनिस्ट पे हैं, तो मेडिसिन का बहुत फ़र्क पड़ता है, और हमें उसका मैनेजमेंट भी देखना बहुत ज़रूरी है। हमारे पास एक इमरजेंसी ड्रग्स की लिस्ट रहती है, और बहुत सारी चीज़ों की तरह एस्थमेटिक पेशेंट्स में भी हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि किस टाइम पे अपॉइंटमेंट रखना है, छोटे अपॉइंटमेंट्स रखने हैं, ज़्यादा जो है पेशेंट्स को पीछे रिक्लाइन करके नहीं रखना है ताकि जो है उनके लंग्स पे प्रेशर ना पड़े, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियक डिसऑर्डर्स के बारे में। कार्डियक डिसऑर्डर्स में एक सिंपल सा फंडा है, मैंने पहले बता चुका हूँ कि अगर आप एंटी प्लेटलेट ड्रग्स पे हैं तो डेफिनेटली एंटी प्लेटलेट ड्रग्स अलग होती हैं, एंटी कोएगुलेशन ड्रग्स अलग होती हैं। एंटी प्लेटलेट ड्रग्स प्लेटलेट एडिशन में जो है प्रॉब्लम करती है, जो आपका फर्स्ट लाइन ऑफ कोएगुलेशन होता है, यानी कि खून जमने की पहली प्रक्रिया में प्लेटलेट्स में आती है, इसको हम प्लेटलेट एग्रीगेशन कहते हैं। और एंटी कोएगुलेशन में जो आपका मैकेनिज्म होता है उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें आपके हेपेरिन आ जाता है, वारफरिन आ जाता है, क्यूमेरिल आता है, डाइकमरोल आ जाता है, और इन सब चीज़ों के लिए हमें बिल्कुल ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इन्वेजिव सर्जरीज में, कि हमें देखना पड़ेगा रिस्क वर्सेस बेनिफिट में कि आपका जो है हमें वो ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है, अनिवार्य है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको जो है एक्सट्रैक्शन वर्सेस आरसीटी कराना है और आप उन सब पे जो है ऐसे मेडिकेशंस पे हैं, तो डेफिनेटली हम जो है एक्सट्रैक्शन से अवॉइड करेंगे कि आरसीटी कर लें, जिसको हम एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस में करेंगे। इस पे हम बात करते हैं एंटीबायोटिक प्रोफिलैक्सिस का मतलब क्या होता है। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं जिनके माइट्रल वाल्व्स या जो वॉल्व्स होते हैं उनको रूमेटिक फीवर की वजह से वो खराब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का मतलब क्या है कि आपके जो ब्लड वेसल्स है, धमनियाँ हैं, जो प्रक्रिया है और ये सब प्रणाली है, उसमें जो है बैक्टीरिया आपके जो हार्ट के वाल्व्स को वीक कर सकता है। अब जब हम ये ट्रीटमेंट डेंटल वाला करते हैं तो उसमें भी जो है बैक्टीरिया होने के चांसेस होते हैं, चाहे वो स्केलिंग हो, पॉलिशिंग हो, एक्सट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, उससे वो आपके रक्त प्रणाली के थ्रू जो है बैक्टीरिया ट्रांसलोकेट कर सकते हैं।
और इसी चक्कर में एक चीज़ होती है, इसको हम बोलते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस प्रोफिलैक्सिस। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस प्रोफिलैक्सिस का मतलब ही यही है कि हम जो है 1 घंटे पहले आपको कोई पर्टिकुलर एंटीबायोटिक देंगे ताकि आपकी ब्लड स्ट्रीम में, आपकी रक्त प्रणाली में वो एंटीबायोटिक घूमती रहे, और कहीं भी अगर ये बैक्टीरिया में होने के चांसेस होते हैं तो हम डेफिनेटली आपका एक तरीके से वी विल मेक श्योर कि आप एंटीबायोटिक कवरेज में हैं। अब बात करते हैं डायबिटिक पेशेंट्स की। हालांकि इन सब चीज़ों पे मैंने अलग अलग एपिसोड्स बना रखे हैं। डायबिटिक पेशेंट्स में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि डायबिटिक पेशेंट्स को जो है डिलेड वुंड हीलिंग होती है। डायबिटिक पेशेंट्स की ग्लूकोज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उनका HbA1c जो होता है वो जो है विद इन नॉर्मल रेंज होना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोसीजर एज वेल। जितना इन्वेसिव प्रोसीजर होगा उतना हम कम चाहेंगे कि आपका HbA1c हो, और जितना वो नॉर्मल की तरफ रहेगा तो अच्छा रहता है। इन केसेस में भी हम डायबिटिक कवरेज पहले ही जो एंटीबायोटिक कवरेज होती है वो पहले ही शुरू कर देते हैं, यूजुअली 3 दिन पहले बिफोर द प्रोसीजर। अगर बहुत ज़्यादा आपका HbA1c है, यानी कि आपकी ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा है, कंट्रोल बहुत ख़राब है, तो हम इसको डेफिनेटली स्ट्रिक्टली जो है अवॉइड करते हैं एज मच एज पॉसिबल, वरना हम आपको रेफर कर देंगे एक हॉस्पिटल में जिसका हॉस्पिटल सेटअप में होता है। यूजुअली डायबिटिक्स के केसेस में हम मॉर्निंग अपॉइंटमेंट, शॉर्ट अपॉइंटमेंट, और डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कुछ खाना खाया कि नहीं खाया, क्योंकि बहुत सारे लोग इंसुलिन पे होते हैं और अगर आपने इंसुलिन ले रखी है और आपने खाना नहीं खाया तो उस केस में प्रॉब्लम्स हो सकती है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तो आपको, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आप इंसुलिन पे हैं या आप मेडिकेशन पे हैं, तो प्लीज़ कुछ खा के आइए और मॉर्निंग अपॉइंटमेंट हो। अपना ग्लूकोमीटर साथ में ला सकते हैं, अगर बेस्ट रहेगा। एंटीबायोटिक तो आपकी चलेगी। लास्ट कोई अगर हाइपोग्लाइसीमिक एपिसोड हुआ है उसके बारे में आपको हमें बताना जरूरी है। हाइपोग्लाइसीमिक एपिसोड का मतलब ही होता है कि आपकी शुगर इतनी नीचे गिर गई बिकॉज ऑफ मेडिसिन कि आप जो है बेहोश हो गए, है ना। उसका अलग अलग मैनेजमेंट होता है, वो वाला पार्ट एज अ पेशेंट आपके लिए नहीं है, वो हम लोगों के लिए है। हमें उस चीज़ का ध्यान रखना जरूरी है। तो हम ये सब चीज़ें चेक करते हैं कि आपकी शुगर कितनी है, रैंडम ब्लड शुगर कितनी है, आप किसी एंटी प्लेटलेट या एंटी कोएगुलेशन थेरेपी पे तो नहीं हो, एंटीबायोटिक कवरेज आपकी है कि नहीं है, छोटे अपॉइंटमेंट रखने हैं, ज़्यादा इन्वेसिव चीज़ें नहीं रखनी है। कैंडिडियासिस का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि डायबिटिक्स को जो है फंगल ग्रोथ की काफ़ी चांसेस होते हैं, तो हम कोशिश यही करते हैं कि उनको जो है एंटी फंगल थेरेपी भी डालें आफ्टर द LFT एंड द KFT मेडिकेशंस एंड द टेस्ट आर कैरिड आउट। अब बात करते हैं आपके कन्वल्सिव डिसऑर्डर्स की, यानी कि एपिलेप्सी। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा लोग बात नहीं करते हैं एटलीस्ट नॉर्मली, बट जिन लोगों को एपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है उन लोगों के लिए काफ़ी हार्मिंग हो सकता है। जो लाइट्स होती हैं आपकी डेंटल लाइट्स भी काफ़ी हद तक स्टिमुलेट कर सकती हैं आपको, और एपिलेप्टिक अटैक हो सकता है। बहुत सारी मेडिकेशन से आपको जो है एक तरीके का साइड इफेक्ट्स हो सकता है, जैसे कि मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी है, और बहुत सारे आपके मेडिकेशंस काउंटरएक्ट करते हैं बहुत सारी एंटीबायोटिक्स से और उनके मेटाबॉलिज्म से। उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। आपका बस कर्तव्य ये है एज अ पेशेंट कि हमें बता दीजिए कि आपका लास्ट एपिलेप्टिक अटैक कब था और उसके साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, और आप कौन सी मेडिकेशन पे हैं, और उसी के बाद हम एक रेफरल लिखेंगे आपको, जिसमें हम जो है आपके डॉक्टर से या न्यूरोसर्जन से या न्यूरोलॉजिस्ट से सबसे बात करके हम अनुमति लेंगे कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द नीड। एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं रिस्क वर्सेस बेनिफिट रेशियो, वो बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम जो है देखते हैं कि अगर आपका ट्रीटमेंट अनिवार्य है वर्सेस द रिस्क। अगर ये उल्टा रहता है कि रिस्क ज़्यादा है और ट्रीटमेंट जो है इतना ज़रूरी नहीं, तो हम ट्रीटमेंट डेफर कर देते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। हमारे पास सारे उपकरण होते हैं, हमारे पास सारे लाइफ सेविंग इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं। इन केस आपके कोई एपिलेप्टिक पेशेंट है और उनको जो है चेयर में एपिलेप्सी का अटैक आता है, हमारे पास सारे जो है प्रोटोकॉल्स होते हैं, इंजेक्शंस होते हैं और इमरजेंसी ड्रग्स होते हैं। इस चीज़ का ऑडिट किया जाता है जनरली, अगर अच्छी प्रैक्टिसेस में जाए तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि सारे ड्रग्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। फाइनली मैं बात करता हूँ आपके जो आते हैं रीनल डिसऑर्डर्स, यानी कि जिनको किडनी की प्रॉब्लम है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो मैं बिल्कुल ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन किडनी डिसऑर्डर्स में स्पेशली पेशेंट्स जो डायलिसिस वाले होते हैं, हम यूजुअली उनको रेफर कर देते हैं कि आप हॉस्पिटल में जाके करिए और आपका जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है वो हॉस्पिटल सेटअप में हो, और जिस दिन डायलिसिस हो चुका है उसके अगले दिन हो, दैट इज़ मच बेटर। बहुत सारे जो ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं जो सूट नहीं करते हैं, जो किडनी में मेटाबोलाइज होते हैं, उन चीज़ों का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इनके एग्जाम्पल्स भी हमारे पास है, और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो है ज़्यादा देर आपको बिठाना नहीं है, आपका वाटर रिटेंशन, कोई भी ऐसी मेडिकेशंस नहीं होनी चाहिए जो आपके किडनीज को इफेक्ट कर रही है। लिवर वाली जो होती है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम जो है आपका आराम से जो है उसका काम कर सकते हैं। जो भी मेडिकेशंस आपकी लिवर में मेटाबोलाइज हो जाती है, और अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो उतना प्रॉब्लम नहीं होता।
ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है तो डेफिनेटली हम आपको प्राइवेट प्रैक्टिस में तो नहीं ट्रीट करना चाहेंगे, बिकॉज हम चाहेंगे कि आप हॉस्पिटल सेटअप में अपने आपको ट्रीट कराइए। आप इम्यूनोसेपरेशन थेरेपी पे होते हो। इम्यूनोसेपरेशन थेरेपी का मतलब ही ये होता है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी गिरी हुई है ताकि आपको जो नई किडनी मिली है उसको रिजेक्शन ना हो और आप धीरे धीरे करके स्वस्थ हो। ऐसे केसेस में अगर आपकी इम्यूनिटी गिर गई है तो आपकी इन्फेक्शन के पोटेंशियल भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से जो है हो सकता है हम जो है थोड़ा सा टाइम जो है आपका जो है ट्रीटमेंट डेफर करें, वरना रेफरल लेके अप्रोप्रिएटली हम डिसाइड करें कि आपका ट्रीटमेंट कैसा होना है। तो बेसिकली ये सारे आपके वो थे जो मेन डिसऑर्डर्स थे, जिसमें मैंने बहुत छोटा छोटा करके जो है वर्णन किया है, क्योंकि वरना एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें बहुत सारे ड्रग्स हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम बिल्कुल पब्लिकली बात करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि पेशेंट्स को ये ज़्यादा समझ नहीं आता है। मैंने बहुत संक्षिप्त में बात करने की कोशिश करी इन चीज़ों के बारे में। अगर आप इन किसी कैटेगरी में आते हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, और अगर आप मेरे से ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम उस पर वार्तालाप करके बात करेंगे। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया करके मुझे डायरेक्टली कॉल मत करिए, मुझे मैसेज डालिए व्हाट्सएप पे अपना नाम, अपना स्थान और अपनी मौखिक समस्या को लेकर, और उसके बाद मैं उसका 2-3 दिन में रिप्लाई करूंगा। उसके बाद बात करेंगे। अगर आप किसी ऐसी श्रेणी के मरीज हैं जिसको कोई मेडिकल कॉम्प्रोमाइज़ है और आप मेरे से टच में रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप पे डीएम करिए। हम उसके बाद बात कर सकते हैं आपका ट्रीटमेंट क्या ज़रूरी है, क्या पॉसिबल है, क्या रिस्क है, क्या बेनिफिट्स हैं, उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपका आगे ट्रीटमेंट कैसा होना है। तो ये था आज का एपिसोड। नमस्ते।